नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन के साथ जुड़ जाइए। बताती हूं अभी आपको क्लास की इतनी लेट क्यों स्टार्ट हुई है क्लास। ठीक है बेटा, पता नहीं चल रहा था क्या टेक्निकल इशू आ रहा था। लगातार मैं यहाँ से आपकी क्लास 1 बजे से ट्राई कर रही थी, कुछ टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से क्लास लेट हुई है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी क्लास इतनी लेट स्टार्ट हो पाई है। लेकिन 1 बजे से एग्जैक्ट मैं आपकी क्लास को लाइव करने की कोशिश कर रही थी, लाइव ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। ठीक है, तो अभी एकदम से ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा था। मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि क्या टेक्निकल इशू था, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी वजह से दिक्कत हुई है इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, आप लोगों से अगेन मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपका एक डाउट मतलब एक डाउट ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज है कि भाई पॉलिटी की हैंड रिटन पीडीएफ क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जो बच्ची पीडीएफ बनाती है, ठीक है, उस बच्ची की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसने मुझे बोला है कि मैम कल से मैं कंटिन्यू पीडीएफ बना दूंगी। तो इस वजह से आपकी पीडीएफ नहीं बेटा जी जो है बन पा रही हैं, लेकिन आपकी दिवाली तक सारी पीडीएफ पड़ जाएंगी। ठीक है, मेरी बात हो चुकी है उस बच्चे से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। आई एम रियली वेरी सॉरी अगेन एवरीवन। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका टॉपिक है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम इसको कहेंगे, मौलिक अधिकार हम इसको कहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। अगर हम प्यारे बच्चे इसके बारे में बात करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार बेटा जी ऐसे अधिकार जिनके बिना कोई व्यक्ति जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। मतलब उसको अगर जीना है तो उसको इन अधिकारों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार आपके ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए जिनकी प्यारे बच्चे हर व्यक्ति को जरूरत होती है। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं बेटा जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या हम कह सकते हैं कि भाग 3 में है। और आर्टिकल 12 से लेकर बेटा जी 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किसके बारे में प्रावधान है? तो आप कहोगे मैम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आगे आपको बताना है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमने इनको कहां से लिया है। आपसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुकी हूं। तो आप मुझे बताइए इन्हें हमने कहां से लिया है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, फिर से मैं अगेन रिपीट करती हूं, ऐसे अधिकार जिनके बिना एक व्यक्ति जी नहीं सकता, उसको जीने के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने कहा है कि मैम हमने इन्हें यूएस से या फिर हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मैम हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्यों लिया है? क्योंकि बेटा जी आपका जो अमेरिका का संविधान है, अगर हम बात करते हैं अमेरिका का संविधान, तो ये जो अमेरिका का संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका प्यारे बच्चे ये आपका विश्व का पहला संविधान था जिसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया था। मैं फिर से लिख देती हूं, विश्व का पहला संविधान, विश्व का पहला संविधान था, विश्व का पहला संविधान जिसने क्या किया था, जिसने प्यारे बच्चे अपने संविधान में, अपने संविधान में, विश्व का पहला संविधान, ठीक है, जिसने अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स, क्या कहते हैं यहां पर, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से इन अधिकारों को
इन अधिकारों को शामिल किया, इन अधिकारों को शामिल किया। तो आपके यहां पर जिनको आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अमेरिका में क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। मैम बिल ऑफ राइट्स के नाम से इनको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जाना जाता है और विश्व का पहला संविधान यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने अपने संविधान में इनको जगह दी थी, जिन्होंने क्या किया था, जिस संविधान ने इनको पहली बार अपने संविधान में जगह दी थी। तो क्या मैम अमेरिका ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले अपने यहां पर इन मौलिक अधिकारों को दिया था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से पहले अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो अमेरिका से पहले ब्रिटेन के राजा ने 1215 एडी में अपने नागरिकों को यह अधिकार दिए थे। तो फिर मैम हमने इन्हें ब्रिटेन से क्यों नहीं लिया? क्योंकि ब्रिटेन में बेटा जी जो ये राइट्स दिए गए थे, ये जो अधिकार ब्रिटेन में दिए गए थे, ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन में जब ये राइट्स वहां के सिटीजन्स को दिए गए थे तो ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए? आप कहोगे कि दिए तो गए थे लेकिन केवल एक दस्तावेज में दिए गए थे, एक दस्तावेज द्वारा दिए गए थे, यानी कि बाय द डॉक्यूमेंट। लेकिन अमेरिका में कैसे दिए गए थे मैम? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। और ये ब्रिटेन का राजा कौन था मैम? किंग ऑफ ब्रिटेन कौन था इस टाइम पे? तो वो था प्यारे बच्चे सर जॉन, इसने दिए थे। और यहां पे ये जो आपके अधिकार हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हैं वो अधिकार, देखो यहां रफ हो गया है अधिकार, तो यहां पे जो ये अधिकार हैं, यहां पे जो ये राइट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा, इंग्लिश में भी बेटा जी मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप कहोगे कि मैम फंडामेंटल राइट्स को, यानी पार्ट 3 को। ये आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को इन्हें दिया था, लेकिन ब्रिटेन में ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं बल्कि बाय द डॉक्यूमेंट दिए गए थे, ठीक है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था विश्व में जिसने अपने नागरिकों को ये अधिकार संविधान के द्वारा दिए थे। आप जिनको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार बोलते हैं, अमेरिका में उनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आगे आप सुनेंगे कि जैसे अगर मैं बात करती हूं कि भारत की, क्योंकि हमें तो भारत का जानना है, तो भारत में जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन क्या बनता है? एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो आपके यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स से पहला क्वेश्चन कि ये मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में बेटा ये कितने थे, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी संख्या कितनी थी? एक तो ये बेसिक क्वेश्चन बनता है। और पूछता है कि वर्तमान में कितने हैं, इन प्रेजेंट इनकी संख्या कितनी है? ये दो क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें से एक यहां पर क्या किया गया है? बड़ा दिक्कत है तुम्हारे साथ, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में मत लिखो। सब लिखा है, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान प्रेजेंट को कहते हैं। तो बेटा जी मूल अधिकार कितने हैं? मैं मूल संविधान में कितने थे? 7, और वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले तो हमें यही पता होनी चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है,
ठीक है, 7 थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, इन प्रेजेंट कितने हैं? 6, मतलब कोई हटा होगा, एक आध इसमें से गायब हुआ होगा, तभी तो 6 हुआ। तो पहले हम जानेंगे कि 7 आपके पास में कौन कौन से थे। प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक अधिकार होता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और ये जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी 14 से 18 समानता की बात की जाएगी। आपके देश में ये समानता स्थापित करने के लिए हैं ये, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है प्यारे बच्चे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आता है मैम। और ये राइट टू फ्रीडम बेटा जी आर्टिकल 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक है, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्यारे बच्चे आपका कौन सा अधिकार आता है मैम? आगे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या लिखेंगे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ये सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी आप, एक्सप्लॉयटेशन। और ये है बेटा जी आर्टिकल 23 से और आपका 24 तक, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके कितने अधिकार हुए मैम? 3 अधिकार। वेरी गुड, जो बच्चे साथ साथ आंसर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी आपका शोषण के बाद में, यहां पर लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है मैम? 25 से 28, 25 से 28 मैम हमें देखने के लिए मिलता है, 25 से 31 गलत है। नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड ऐसे लिखिएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आपके कहां पर हैं? आप कहोगे कि मैम ये हैं हमारे आर्टिकल 29 और बेटा जी 30 में। सबको एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको ये पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर आपका आता है प्यारे बच्चे राइट टू प्रॉपर्टी, एक हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब देखो यहां पे ध्यान से बेटा जी, जो संपत्ति का अधिकार था आप लिखेंगे कि ये आपका वर्तमान में क्या है मैम? वर्तमान में ये आपका एक लीगल राइट है, यानी कि एक वैधानिक अधिकार है। प्रेजेंट में ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक वैधानिक अधिकार है, यानी हम कह सकते हैं कि ये इन प्रेजेंट एक लीगल राइट है। और ये आपके संविधान के पहले एक तो आर्टिकल 31 में हुआ करता था और एक आर्टिकल 19 के 1 के F में, जिसको हिंदी में बोलेंगे, आप हिंदी में बोलेंगे 19 के 1 के च में। आपका इन दोनों आर्टिकल्स में ये हुआ करता था। अब जब ये यहां पर एक मौलिक अधिकार था तो फिर मैम क्यों हटा दिया गया? ऐसी क्या बात हो गई, इसे क्यों हटा दिया गया? यहां से हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मामला ये था
कि जैसे आपने देखा कि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश में जमींदारी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, ये बात आपको इतनी समझ में आई कि हाँ, हमारे यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी और लोगों के पास जमीनें थी। उसमें कुछ सुधार किए गए जमींदारी व्यवस्था में और उसके बाद में नए रूल्स बनाए गए। लेकिन एक दिक्कत सरकार के सामने आ रही थी। मान लो कि यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी। अब इन तीनों की जो जमीन है बेटा जी, वो वहां से हाईवे निकालना है। क्या निकालना है? यहां से हाईवे निकालना है। अब ये तीनों से कहा जाता है सरकार के द्वारा कि भाई सुनो यहां पर, ठीक है, आप हमारी बात सुनो, यहां पर हम आपसे ये बोलना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि भाई इस जमीन पे, जो आपकी ये जमीनें हैं, इस पे हमें हाईवे निकालना है। तो ये तीनों कहते हैं कि नहीं, हम तो जमीन नहीं देंगे। अब ये कहते हैं कि भाई जमीन तो आपको देनी पड़ेगी, सरकार ने कहा। अब इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो अब इन लोगों को एक बात पता थी, ए, बी और सी को एक बात पता थी कि अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को, ध्यान से सुनना, इन तीनों को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन करेगा, वायलेशन मतलब उल्लंघन, और साधारण भाषा में बताऊं कि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को अगर आपसे छीनता है, जैसे आज के समय पे आपको एक अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, और ये सबके लिए है। अगर कोई भी इस अधिकार को आपसे छीनता है तो आप तुरंत या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो। यहां पे आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। नहीं, अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने गए हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यह अधिकार आपके पास है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इंटरफेयर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों को पता था। अब ये तीनों कोर्ट पहुंच गए कि भैया हमारी संपत्ति ले रही है सरकार। अब इन तीनों के अलावा जने ऐसे कितने मामले कोर्ट में पहुंच गए कि संपत्ति लोग देना नहीं चाहते और सरकार को संपत्ति चाहिए, क्योंकि भाई सरकार रेलवे ट्रैक हवा में तो बनाएगी नहीं, आसमान में तो बनाएगी नहीं, हॉस्पिटल आसमान में तो बनाएगी नहीं, कॉलेज आसमान में तो बनाएगी नहीं, उसे जमीन चाहिए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बड़ा दुखी हो गए, मतलब कोर्ट के पास इतने मामले पेंडिंग हो गए कि कोर्ट परेशान हो गए। तो कोर्ट ने कहा भैया एक काम करो, सबसे पहला काम एक काम करो, इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से बाहर करो। यानी उसने कहा कि ये जो संपत्ति के अधिकार ये आपने जो दे रखा है लोगों को एक मौलिक अधिकार के रूप में, उसने कहा इनको हटाओ, इनको रिमूव करो। और बेटा जी आपके संविधान से जब कोई चीज हटाई जाती है तो कैसे हटाई जाएगी? संशोधन। जोड़ी जाएगी तो कैसे जोड़ी जाएगी? संशोधन। तो यहां पे हटाने के लिए क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ मैम, 44वां संविधान संशोधन, और यह किया गया 1978 में। यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 में कर 1978 में कर दिया गया और कहा गया कि आज से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, आज से ये एक लीगल राइट है। अब बच्चा कहेगा लीगल राइट और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है मैम? तो बेटा जी मौलिक अधिकार के लिए आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर लीगल राइट जब ये बन गया तो आपको बता दूं कि आप ये कहकर अब वर्तमान में कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार मेरी जमीन ले रही है। आप कोर्ट कब जाओगे? जब सरकार आपकी जमीन भी ले ले और आपको उसके बदले में पैसे भी ना दे, तब आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अब केवल इस आधार पे कि सरकार आपकी जमीन आपसे ले रही है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये आज के समय पे क्या है? लीगल राइट है। और बेटा जी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 के कैपिटल ए में है, और बेटा जी संविधान के भाग 12 में है। किसमें है? भाग 12 में। यानी आज के समय पर यह केवल एक लीगल राइट है।
इसलिए इसको यहां से हटाया गया, क्योंकि सरकार भी परेशान, कोर्ट भी परेशान, लोग जमीन नहीं देंगे तो सरकार डेवलपमेंट कैसे करेगी, विकास कैसे करेगी, सड़क कैसे बनाएगी, हॉस्पिटल कैसे बनाएगी, स्कूल कैसे बनाएगी, कॉलेज कैसे बनाएगी? उसे तो जमीन चाहिए ना, और जमीन लोगों के पास है, इसलिए यहां पर इसको हटाया गया। और बेटा जी आप एक चीज और ध्यान रखना, बच्चा बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, बेसिक सी चीजें जो बच्चे अक्सर पूछते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे अगर कुछ बच्चे इस आर्टिकल को लिख देंगे कि 300 के ए में है, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ये मैम गलत हो जाएगा। मैम अगर हम जमीन नहीं देना चाहते तो सरकार ले सकती है जबरदस्ती, बिल्कुल ले सकती है बाबा टिल्लू, और आपको देनी पड़ेगी, तभी तो इसे लीगल राइट बनाया गया है। ठीक है अर्चना जी पेशेंस रखिए, अभी मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, यही मिलेगा, रुक जाओ। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार 300 के ए में। क्यों मैम, ये भी तो ए ही होता है। बेटा जी अगर कोई भी आर्टिकल इस तरीके से लिखा है, यानी स्मॉल लेटर के साथ लिखा है, इसका मतलब वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल कैपिटल वर्ड के साथ लिखा है, इसका मतलब वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो मूल संविधान में नहीं था। यानी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल्स को हमेशा कैपिटल ए में लिखते हैं, सॉरी कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए आर्टिकल कैसे पहचान होगी कि मैम कैपिटल वर्ड होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाला बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो का ही लिखा आएगा बस। अब का को छोटा बड़ा तो लिख नहीं सकते, तो मैम हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करे, बेटा आर्टिकल को हमेशा इंग्लिश में देखो। अगर ए है तो कैपिटल ए लिखा है या फिर आपका स्मॉल ए लिखा है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल मतलब मैम संशोधन, और स्मॉल मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपका संपत्ति के अधिकार कहां कहां था आपको बताया, इसको क्यों हटाया गया आपको मैंने बताया। अब आपका लास्ट बचता है एक मौलिक अधिकार, जिसे आप कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 को, ये जो आपका आर्टिकल 32 है प्यारे बच्चे, इस आर्टिकल 32 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 32 है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यही क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आ रहा था, यानी संविधान की हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा है। एक बच्ची अभी क्वेश्चन पूछ रही थी, अरे मैम कंफ्यूजन है, संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास जी या फिर अंबेडकर जी। बेटा जी क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, एक तो क्वेश्चन सिंपल आएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, किसने कहा है, ठाकुर भार्गव दास जी ने। लेकिन क्वेश्चन जब अंबेडकर जी को लेकर आएगा तो पूछा जाएगा कि आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को किसने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, बाबा साहब अंबेडकर। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने किसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32। हाँ निखिल, अब आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, तभी तो आपके कितने रह गए, 6 मौलिक अधिकार। अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी को मिलाओगे तो 7, लेकिन 7 वर्तमान में नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था।
अब एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है, हर्षित कह रहे हैं, मैम एम हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जी हां, लेकिन तब आएगा हर्षित एम हिदायतुल्लाह जी का नाम कि जब आपका जजमेंट का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन हमेशा अलग होगी, ठीक है। आपके दुख इतने बड़े बड़े होते हैं कुछ बच्चों के कि कितना ही समझा लो उन्हें समझ ही नहीं आता। चलो आगे आ जाओ। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब बेसिक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है कि आपके यहां पर जो मौलिक अधिकार हैं, आपके यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अगर मैं बात करती हूं इन फंडामेंटल राइट्स की तो पूछा जाता है कि क्या आपके यहां पर ये विदेशियों को दिए गए हैं या केवल ये भारतीयों को दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार जो है बेटा जी ये आपके भारतीयों को भी दिए गए हैं, यानी इंडियन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, भारतीयों को भी, और बेटा जी विदेशियों को भी, यानी इंडियंस को भी दिए गए हैं मैम और फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। फॉरेनर्स, अभी बात खत्म नहीं हुई है, रुक जाना। विदेशियों को भी, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को, वो फॉरेनर्स को नहीं दिए गए। और वो कौन से हैं लिखिएगा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 किसके लिए हैं? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ये कभी भी फॉरेनर्स को नहीं दी जाएगी। ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर इंडियंस है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। बाकी सब फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं इंडियंस के साथ, लेकिन ये केवल ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आ गई है समझ में? एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। और जब हम आगे बात करते हैं तो आपके यहां पर फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है राज्य की परिभाषा। और ये जो राज्य की परिभाषा है बेटा जी, ये आर्टिकल 12 में भी है और यही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी है। ये दोनों में है मैम। अगर हम बात करें कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, द टर्म ऑफ डिफाइंड, किस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द को। अब ये जो राज्य शब्द है ना, ये राज्य शब्द केवल यूपी एमपी उसके लिए नहीं है, ये राज्य शब्द को डिफाइन करता है कि इस आर्टिकल में राज्य शब्द किसके लिए है। तो जो डेफिनेशन मैं आर्टिकल 12 में आपको बता रही हूं, वही सेम डेफिनेशन, यही सेम डेफिनेशन किस में है मैम? यही सेम डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में, वो सॉरी आर्टिकल 36 में। दोनों में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आखिर ये स्टेट क्या है मैम? बेटा जी यहां पे स्टेट का मतलब मैं आपको अपने शब्दों में पहले समझाती हूं। आप मुझे ये बताओ कि देखो, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, जैसे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, या फिर आपके जैसे आपके यहां पर लॉ मेकिंग का काम होता है मैम, हमारे यहां पर जो है कानून बनते हैं, तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है मैम? सरकार के पास में। अब सरकार में अगर हम बात करें तो भैया संसद के पास है मैम, और मैम विधान मंडल के पास में है स्टेट में। ये दोनों कानून बनाते हैं। मतलब कहने का यह है कि ऐसी संस्थाएं,
ऐसे लोग जो आपके लिए कानून बनाते हैं, आपके लिए ऑर्डर इशू करते हैं और आप उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं, उसको कहते हैं राज्य। मैं अगेन रिपीट करती हूं, ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, मतलब ऑर्डर इशू किए जाते हैं, तो उन सब की जो भूमिका उसमें होती है उसको हम क्या कहते हैं? राज्य। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, आप मुझे यह बताइए कि यहां पे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है आनंद, और आनंद ने क्या किया है? आपके लिए कानून बनाया। क्या आप मानोगे आनंद के कानून? क्या आनंद डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएंगे? यस या नो? बताइए जल्दी से, हां या ना। अब आपका एसएससी है, एसएससी कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे मैम। लेकिन एसएससी अगर करेगा तो उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? आप यूनिवर्सिटी, मतलब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मानोगे कि नहीं मानोगे? सब कह रहे हैं मैम आनंद की बात नहीं मानेंगे, लेकिन एसएससी करेगी तो मानेंगे, यूनिवर्सिटी करेगी तो मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये अधिकार है। यानी कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको आपको राइट है लॉ बनाने का या ऑर्डर देने का, वो जो आप फॉलो करते हैं वो सब डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आते हैं, वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं, वो सब राज्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप यहां पे पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है, तो देखो यहां लिखा है कि मैम भारत की सरकार और संसद आती है, मैम राज्यों की सरकार और विधानमंडल आता है, मैम जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ये सब इसमें आते हैं। और मैम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं या कोई भी ऑर्डर इशू करते हैं, तो हम मानते हैं। और उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? उन्हीं सबको मैम हम राज्य कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब बच्चा इसे रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। हम आप दोस्तों की या उनकी बात तो छोड़ दो मानना, आप अपने पेरेंट्स की हर बात ही नहीं मानते, लेकिन अगर सरकार ने नियम बनाया है तो आप उसको मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि फिर फाइन भरना पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप कहोगे कि मैम कोई भी ऐसी संस्था हो जिसके ऑर्डर्स मानने के लिए हम बाध्य हैं, जो हमारे लिए कानून बनाती है, हम उसको राज्य में रखेंगे। समझ आई डेफिनेशन ऑफ स्टेट? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, जल्दी से थम्स अप कर दो। ठीक है, जल्दी से थम्स अप कर दो फटाफट से। और एक और चीज सुन लो, तो मैं आज ही बता देती हूं, क्या पता मैं कल बताना भूल जाऊं। सुन लो जरा, सुन लो ध्यान से। आज है बेटा जी 16 तारीख, है ना? कल आपकी 17 अक्टूबर को क्लास होगी, लेकिन आपकी 18 अक्टूबर को नहीं होगी। क्यों मैम? सैटरडे 18 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन मेरी मैराथन है। लेकिन 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 खुश मत हो जाना, मैं आपकी क्लास लूंगी 19 अक्टूबर को, और ये क्लास कम से कम 2 से 2.5 घंटे की मैं लूंगी। क्योंकि बेटा जी आपकी एक दिन की छुट्टी ये हो गई और एक दिन की मंडे हो गई थी, तो हम सिलेबस को जल्दी हमें करना है, तो मैं ये क्लास लूंगी। अब मैं आगे क्लास ले नहीं सकती हूं, क्योंकि जो है आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है। तो संडे तैयार रहना, संडे क्लास होगी, मतलब 19 तारीख को क्लास होगी। 18 को क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरी मैराथन है मिडाइवल हिस्ट्री का, मुझे पूरा जो है एक क्विक रिवीजन में क्लास लेनी है पुलिसिया सीरीज में। और आपको यकीन नहीं हो, कुछ बच्चे कहते हैं, ऐसे डाउट कर लेते हैं, अरे मैम तो घूमने जा रही होंगी और हमारी छुट्टी कर रही है। नहीं, आप उस दिन मुझे लाइव देख सकते हैं। सुबह 9 बजे से वो क्लास होगी और लगभग 2:30 से 3 बजे तक चलेगी बेटा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। यहां तक बात समझ में आई? अब ये आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट हो गया। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स, और ये आपको पीडीएफ में एडवांस में दे रही हूं। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स बनाकर आ जाइएगा, इसमें पूरा दे रखा है। ठीक है।
ये पूरी पीडीएफ में आज ही आपको दे देती हूं ताकि आप आराम से अपना नोट्स देख सको, बना सको। कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी, कल होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सेम रहेगा भाई, 1 बजे ही होगी कल क्लास। संडे भी 1 बजे ही लेंगे हम, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगेन माफी चाहूंगी कि आज आपकी क्लास 20 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।